बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुर्रहमान और हम लोग पढ़ रहे हैं फ़िज़िक्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 है वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में हमने डिस्कस करना है कि किस तरह जो है वेक्टर्स को उनके कंपोनेंट्स के ज़रिए से ऐड किया जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैंने कुछ डायग्राम्स जो है वो आपको समझाने के लिए बनाई हैं। ये आप देख सकते हैं, जो फर्स्ट डायग्राम है जहाँ पर मेरा ये कर्सर है, आप देख सकते हैं इसमें एक वेक्टर ए एक्स वाई प्लेन में शो किया गया है। ये वेक्टर जो ए है इसको रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। रिजॉल्व करना किसे कहते हैं? वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को या तकसीम करने के अमल को हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप इस वेक्टर के हेड से नॉर्मल ड्रॉ करें एक्स एक्सिस के ऊपर, जैसे मैं ये कर्सर से शो कर रहा हूँ। तो हमें ये पता चल गया कि ये वाला यहाँ से लेकर ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट तक ये इसका एक्स कंपोनेंट है जिसको हम ए एक्स कह रहे हैं, और दूसरा ये y कंपोनेंट है। अगर आप देखें तो ये y एक्सिस के अलोंग है, तो इसलिए इसको हमने ए वाई का नाम दे दिया। अब ये रेजोल्यूशन का एक तरीका था। रेजोल्यूशन का दूसरा तरीका ये है कि उसी वेक्टर को मैंने दोबारा ड्रॉ किया और इस वेक्टर के हेड से मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया है y एक्सिस पे। अब इस वेक्टर का इस ओरिजिन से o से लेकर यहाँ इस पॉइंट तक, जहाँ तक ये मैंने कर्सर को स्टॉप किया है, इस पॉइंट तक इसका जो हिस्सा है वेक्टर का वो y एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। तो इसको हम y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a कहेंगे। ए वाई से मेंशन किया हमने। और ये जो हिस्सा है आप देखें किसकी जानिब है, ये कर्सर से मैं शो कर रहा हूँ, ये डॉटेड लाइन जो है ये वेक्टर का हिस्सा x एक्सिस की जानिब है, उसके अलोंग है। तो इसलिए इस हिस्से को हम वेक्टर का x कंपोनेंट कहते हैं। तो इन दोनों डायग्राम्स में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वेक्टर को रिजॉल्व करने के दो तरीके हैं। या आप नॉर्मल x एक्सिस पे ड्रॉ करें या आप नॉर्मल y एक्सिस पे ड्रॉ करें। दोनों तरह से हम वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, तहलील कर सकते हैं। अब जो तीसरी डायग्राम है इसमें हम इस टॉपिक को जब डिस्कस करेंगे, इस टॉपिक में शुरू में बुक में वो लिखता है कि फर्ज करें दो वेक्टर्स हैं, एक का नाम a है और दूसरे का नाम b है। वेक्टर a को हमने o से लेकर m तक एक लाइन से जाहिर किया है, रिप्रेजेंट किया है, और वेक्टर b को हमने o से लेकर n तक एक लाइन से रिप्रेजेंट किया है। अब हम चाहते ये हैं वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड कर दें। तो अगर हम वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करना चाहते हैं तो आपको याद होगा हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि जिस वेक्टर को ऐड करना होता है उसको सेकंड नंबर देते हैं और जिस में ऐड करना होता है उसको फर्स्ट नंबर पे रखते हैं। तो ये मैंने निचली डायग्राम में ये इनकी नंबरिंग शो की है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, मैंने वेक्टर a को फर्स्ट नंबर अलॉट किया है और वेक्टर b को सेकंड नंबर अलॉट किया, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है। अब हम b वेक्टर को वेक्टर a में ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हम वेक्टर a के हेड से वेक्टर b की टेल मिलाएंगे। आप ये इमेजिन करें, ये ग्रीन कलर का जो वेक्टर b है मैंने इसको इधर से ही उठाकर यहाँ पर अटैच कर दिया, ये इधर लगा दिया। अब जो है रिजल्टेंट वेक्टर, इसके आपको याद होगा वेक्टर एडिशन बाय हेड टू टेल रूल, इसमें हमने पहला स्टेप ये पढ़ा था, जॉइन द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर। पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर की टेल मिलाएं, और उसके बाद फिर हमने इसके बाद जो इसका लास्ट पॉइंट पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था ड्रॉ अ थर्ड वेक्टर फ्रॉम द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द हेड ऑफ लास्ट और सेकंड वेक्टर विच इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैंने भी यही किया, मैंने इस रेड कलर के वेक्टर के साथ सबसे पहले ये ग्रीन कलर का जो वेक्टर b है इसकी टेल मिला दी। इसको समझ लें इधर से वैसे ही उठाकर इधर अटैच कर दिया। फिर उसके बाद मैंने रिजल्टेंट वेक्टर रेड कलर के वेक्टर a की टेल से ग्रीन कलर के वेक्टर b के हेड तक ड्रॉ किया। रिजल्टेंट वेक्टर को मैंने ब्लू कलर से ड्रॉ किया है।
अब रिजल्टेंट वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स a और b के सम के बराबर है, तो ये मैंने लिख दिया r इज इक्वल टू a प्लस बी। अब जैसा कि मैंने फिग नंबर 1 में आपको बताया कि वेक्टर को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके हेड से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं या एक्स एक्सिस पे या वाई पे। तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया एक्स एक्सिस पे। अब वेक्टर ए की जो प्रोजेक्शन है या उसका आप कंपोनेंट कह लें, वो ओ से लेकर कहाँ तक है, क्यू तक। ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट है, इसको ए एक्स से मेंशन किया। और ये जो डॉटेड लाइन है जिसपे मैं अभी कर्सर चला रहा हूँ, ये वेक्टर ए का वो कंपोनेंट है जो कौन से एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, ये वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमने इसको ए वाई का नाम दे दिया। अब वेक्टर बी को रिजॉल्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमने वेक्टर बी को रिजॉल्व करने के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की जो एक्स एक्सिस को ही मेंशन कर रही है, उसकी कायम मकाम या अल्टरनेट लाइन आप इसे कह लें। और वेक्टर बी के हेड से मैंने ये एक नॉर्मल ड्रॉ किया एक्स एक्सिस के ऊपर यहाँ पे। अब ये वाला हिस्सा जो है, ये वेक्टर बी का ये वो हिस्सा है जो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, ये गिर रहा है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो इसलिए इस हिस्से को, वेक्टर बी के इस हिस्से को हम बी एक्स कह रहे हैं। और ये वाला हिस्सा वेक्टर बी का यहाँ से लेकर ये ऊपर इस पॉइंट तक, ये वेक्टर बी का वो हिस्सा है जो वाई एक्सिस के अलोंग अमल कर रहा है, तो इसको हमने क्या नाम दिया है, बी वाई का नाम दे दिया है। अब इसी डायग्राम को आगे टेक्स्ट बुक ने मज़ीद एक्सप्लेन किया है, मैंने थोड़ा इनकम्प्लीट बनाई है। आगे इसका जो नेक्स्ट स्टेप है उसमें ये डायग्राम कंप्लीट भी हो जाएगी और हम साथ में बुक की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बुक में लिखा है, वो कह रहा है पहला पॉइंट, लेट ए एंड बी be two vectors which are represented by two directed lines OM and ON respectively। फर्ज करें A और ये B दो वेक्टर्स हैं, इनको O और M, इनको OM और ON दो लाइनों से जाहिर किया गया है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट में वो लिखता है, द वेक्टर B is added to vector A by head to tail rule of vector addition। वेक्टर B को वेक्टर A में ऐड किया जाता है हेड टू टेल रूल के जरिए से, जिसको मैं अभी थोड़ा एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसके बाद तीसरे पॉइंट में वो लिखता है, thus the resultant vector r is equal to a plus b is given in the direction and magnitude by the vector op। ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसको हमने कौन से वेक्टर से शो किया, कौन सी लाइन से शो किया, देखें o से लेकर ये p तक इस लाइन से शो किया। जब हम इसकी डायरेक्शन भी शो कर देंगे तो हम इसको वेक्टर कह देंगे। तो इसलिए आप देख रहे होंगे मैंने इस OP लाइन को बोल्ड करके लिखा है, क्योंकि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये OP वेक्टर कौन से वाला वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और ये बराबर किसके है, a प्लस बी के, यानी इस a और b को सम करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। फिर यहाँ पर अब रेजोल्यूशन देखें, ये वेक्टर a के हेड से नॉर्मल ड्रॉ किया x एक्सिस पे, तो हमारे पास ये वेक्टर a का x कंपोनेंट है जिसको हम o से लेकर q तक कहेंगे। ये देखें o से लेकर ये q तक वेक्टर a का x कंपोनेंट है, और ये q से लेकर m तक ये वाला वेक्टर a का y कंपोनेंट है। इस तरह ये ऊपर वाले डायग्राम में मैंने अभी शो किया कि वेक्टर b का जो x कंपोनेंट है वो ये है, और ये वेक्टर b का s से लेकर p पॉइंट तक ये वेक्टर b का y कंपोनेंट है। मैंने यहाँ तक जो लाइन है, डॉटेड लाइन है, उसको ड्रॉ किया था ऊपर वाली डायग्राम में। अब यहाँ पर हमने इस डॉटेड लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दिया है और ये x एक्सिस तक बढ़ा दिया। तो हमने कहा O से लेकर Q तक तो वेक्टर A का x कंपोनेंट है, और Q से लेकर R तक वेक्टर B का x कंपोनेंट है। क्यों? आप अगर डायग्राम को गौर से देखें तो आपको Q से R और M से S तक ये दोनों लाइनें इक्वल लेंथ की लगेंगी। तो इसलिए हम अगर BX इसको कह रहे हैं तो यहाँ पर Q से R तक भी हम BX कह सकते हैं। इसी तरह Q से लेकर M तक जितनी लंबी लाइन है उतनी लंबी लाइन ही R से लेकर S तक है। तो अगर ये Q से लेकर M तक को हम AY कह सकते हैं, तो ये R से लेकर S तक जो है इसको भी हम AY कह सकते हैं, यानी ये इसकी अल्टरनेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी। अब आखिर में हमने वेक्टर R को रिजॉल्व किया। वेक्टर R को रिजॉल्व कैसे किया? वेक्टर R रेड कलर से ड्रॉ किया गया है इस डायग्राम में। उसके हेड से आप समझ लें
हमने ये डॉटेड लाइन ड्रॉ की है किस एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर, ये यहाँ तक। अब O से लेकर R तक ये वेक्टर R के x कंपोनेंट को हमने शो किया, और ये R से लेकर ये पूरा ऊपर P तक इसको हमने वेक्टर R के कौन से कंपोनेंट से मेंशन किया, ये कर्सर से मैं शो कर रहा हूँ R y से, यानी वेक्टर R का y कंपोनेंट। O से लेकर R तक ये वेक्टर R का x कंपोनेंट, और इस R पॉइंट से लेकर P पॉइंट तक वेक्टर R का y कंपोनेंट। तो यही यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा। फोर्थ पॉइंट पे देखें, वो कह रहा है इन फिग ax, ये वाला ax, और उसके बाद bx, ये वाला bx, और rx, ये डायग्राम में मैं मेंशन कर रहा हूँ, ये rx, ये क्या है, ये x कंपोनेंट है, आर द x कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर a b एंड r and their magnitudes are given by lines OQ, MS and OR respectively। AX जो है इसकी मैग्नीट्यूड को किस लाइन से जाहिर किया है, देखें O से लेकर Q पॉइंट तक लाइन से जाहिर किया, और BX जो है इसको हमने रिप्रेजेंट किया MS से, ये देखें M से लेकर S तक हमने BX को रिप्रेजेंट किया, और RX इसको रिप्रेजेंट करने वाली लाइन का नाम डायग्राम में देखें O से लेकर कहाँ तक है, R तक है। तो यही हमने लिखा कि AX को OQ से जाहिर किया, और BX को हमने MS से जाहिर किया, और RX को हमने OR से जाहिर किया। रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है बिल तरतीब, यानी जो पहला कंपोनेंट है उसको पहली लाइन से, दूसरे कंपोनेंट को दूसरी लाइन से, तीसरे कंपोनेंट को हमने तीसरी लाइन से जाहिर किया। फिर हमने कहा पांचवें पॉइंट में, लेकिन हमें पता है ये जो O से लेकर R तक लाइन है इसके दो हिस्से आप कर सकते हैं। कौन कौन से दो हिस्से, देखें ज़रा, O से लेकर Q तक और Q से लेकर R तक। तो आप कह सकते हैं OR लाइन इज इक्वल टू OQ प्लस QR। देखें मैंने लिखा OR इज इक्वल टू OQ प्लस QR, ये मैंने डायग्राम से लिया। अब O से लेकर R तक ये बराबर किसके है, RX के, तो मैंने इस O से लेकर R तक आगे RX लिख दिया। अच्छा यहाँ पर ये और करके लिखा है, इस स्टेप को भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। ये O से लेकर R वैसे ही लिखा, O से लेकर Q वैसे ही लिखा, ये QR की जगह पर MS क्यों लिख दिया, ये देखें आप यहाँ पर देखें डायग्राम में Q से लेकर R तक और M से लेकर S तक दोनों लाइनें इक्वल लेंथ की हैं, तो इसलिए हम QR की जगह पर MS लिख सकते हैं। तो यही हमने यहाँ पर किया, इस QR की जगह पर हमने MS लिख दिया, फिर आगे उनकी वैल्यूज लिख दी। डायग्राम में O से लेकर R तक लाइन को RX से रिप्रेजेंट किया, तो ये मैंने शो कर दिया। OQ को डायग्राम में AX से रिप्रेजेंट किया, आप देख सकते हैं O से लेकर Q ये AX से रिप्रेजेंट किया गया है, और Q से लेकर R या M से लेकर S इसको BX से रिप्रेजेंट किया गया, तो वो हमने लिख दिया यहाँ पर BX। तो हमारे पास आ गया RX बराबर है AX प्लस BX के। तो हम ये कह रहे हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर का x कंपोनेंट जो है वो कंपोनेंट वेक्टर्स के x कंपोनेंट्स के सम के बराबर है। कंपोनेंट वेक्टर्स किन्हें कहते हैं, जिन वेक्टर्स को जमा करके रिजल्टेंट हासिल किया जाता है उनको हम कंपोनेंट वेक्टर्स कह रहे हैं। तो ये यहाँ पर छठे पॉइंट में लिखा, इट मीन्स द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ x कंपोनेंट ऑफ टू वेक्टर्स विच आर टू बी एडेड इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि जो x कंपोनेंट्स हैं दो वेक्टर्स के, उनको जब हम जमा करते हैं तो हमारे पास x कंपोनेंट आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर का। इसी तरह हमने यहाँ पर सिमिलर किया कि RP बराबर है RS प्लस SP। ये कैसे है, दोबारा डायग्राम पे देखें ज़रा, आप देख रहे होंगे ये R से लेकर P तक लाइन है, ये R से लेकर ये R से P तक, तो ये बराबर है, इसको हम लिख सकते हैं RS प्लस SP। तो अब देखें हमने यही किया, यहाँ पर हमने किया कि RP इज इक्वल टू RS प्लस SP डायग्राम के जरिए से, और फिर RP की वैल्यू है RY, ये लिखी हुई है ये RY, और जो RS की वैल्यू है वो AY है, ये लिखी हुई है R से लेकर ये S तक ये AY है, और SP की वैल्यू जो है ये S, और इससे ऊपर जो पॉइंट है ये आप देख सकते हैं ये S से P
ये बराबर है बी वाई के। तो हमने यही किया कि इसकी जगह पर हमने बी वाई लिख दिया। तो हमने आर पी की जगह पर आर वाई, आर एस की जगह पर ए वाई, एस पी की जगह पर बी वाई लिख दिया हमने। फिर उसके बाद ऊपर वाली बात ही हमने यहाँ पर दोबारा रिपीट कर दी। हमने कहा कि इसका मतलब ये है कि अगर दो वेक्टर्स जिनको जमा किया जा रहा है उनके y कंपोनेंट्स को अगर जमा करें तो रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाता है। इट मीन्स द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट्स ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। कि अगर हम इनका y कंपोनेंट्स का सम ले लें, a वेक्टर और b वेक्टर के y कंपोनेंट्स का सम ले लें, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के y कंपोनेंट के बराबर आ जाते हैं। फिर उसके साथ हमने लिखा सिंस आर एक्स एंड आर वाई आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर आर, हेंस रिजल्टेंट वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। ये हमने किस रूल के तहत लिखा? जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें एक वेक्टर ए था, तो उसको हमने लिखा था a इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। तो आज बिल्कुल उसी जगह पर जहां पर हमने a ड्रॉ किया था, बिल्कुल ऑलमोस्ट उसी जगह पर ये r ड्रॉ किया हुआ है। और हमने कहा इस r के दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन से? एक इसका x कंपोनेंट और दूसरा इसका y कंपोनेंट। तो कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के सम के बराबर होता है या दूसरे कंपोनेंट्स के सम के बराबर भी होता है। तो इस वेक्टर के यहाँ पर दो कंपोनेंट्स यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। देखें, a और b का भी ये रिजल्टेंट है, ये r वेक्टर a और b का भी रिजल्टेंट है, और ये r वेक्टर अपने r x i और r y j कंपोनेंट्स का भी रिजल्टेंट है। आपके ज़हन में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर r x तो लिखा है लेकिन i नहीं लिखा, r y तो लिखा है लेकिन j नहीं लिखा। तो टेक्स्ट बुक ने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट्स की जस्ट मैग्नीट्यूड्स लिखी हैं। तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो आर एक्स के साथ हम आई लिख देंगे और इधर आर वाई के साथ जे लिख देंगे। तो इसके साथ है फिर वही हमने लिखा आर इज इक्वल टू आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आर एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये लिखी हुई है ए एक्स प्लस बी एक्स, वो यहाँ पर लिख दी। और इस आर वाई की वैल्यू ये ऊपर लिखी हुई है ए वाई प्लस बी वाई, तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दी ए वाई प्लस बी वाई। फिर उसके बाद हमने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ आर। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होता है, मैग्नीट्यूड बराबर होती है स्क्वायर रूट के अंदर उसके x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर। अगर हम प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं, अगर स्पेस कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम स्क्वायर रूट के अंदर लिख देते हैं आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर प्लस आर जी स्क्वायर। लेकिन प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो एक्सिस होते हैं और कंपोनेंट भी दो ही होते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो इसलिए हमने लिख दिया ऐसे। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद हम लिख रहे हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर एक्स एंड आर वाई इन इक्वेशन 3। हम आर एक्स और आर वाई की वैल्यूज पुट करने जा रहे हैं इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर ये आर एक्स की जगह पर हमने लिख दिया ए एक्स प्लस बी एक्स होल स्क्वायर आ गया, और आर वाई की जगह पर हमने लिख दिया ए वाई प्लस बी वाई होल स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे ही आ गया। हमने आर एक्स की और आर वाई की ये जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दी। फिर उसके बाद हमने कहा कि डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है? तो हमने कहा द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट एंगल ट्राइंगल OPR। OPR कौन सी ट्राइंगल है? ये ऊपर डायग्राम में हम चलते हैं। अब देखें, ये ट्राइंगल, ये O, ये P और ये R, ये ट्राइंगल है। मैं यहाँ पर कर्सर को घुमा रहा हूँ, ये OPR ये ट्राइंगल है। इसका RY ये इसका परपेंडिकुलर है और इसका RX ये इसका बेस है। RY परपेंडिकुलर, RX बेस। इसी को हमने आगे लिखा है, देखें यहाँ पे हमने लिखा परपेंडिकुलर ओवर बेस ये बराबर होता है tan थीटा के। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स है RY के बराबर है और बेस की वैल्यू RX के बराबर है। हमने इज इक्वल टू करके इसको लिख दिया tan थीटा। फिर RY की वैल्यू हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मैंने सिंस करके लिख दिया, ये बराबर है AY प्लस BY, ये ऊपर भी लिखी हुई है। और RX की वैल्यू है AX प्लस BX, तो इसको भी हमने लिख दिया। अब हमारे पास इस RY की जगह पर AY प्लस BY आ गया और RX की जगह पर AX प्लस BX आ गया, और साथ में ये tan थीटा वैसे का
वैसे आ गया। अब ये टेन इधर पॉजिटिव का है, उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा। तो ये देखें हमने यहाँ पर थीटा इधर ही रहने दिया, टेन को उधर ले गए, ये इन्वर्स हो गया, टेन इन्वर्स यहाँ पर आ गया ए वाई प्लस बी वाई और डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस बी एक्स।